जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हम लोग उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड यानी कि वन रक्षक की जो भर्ती आई हुई है उस क्रम में एक दो क्लास हुई हैं। आज का जो हमारा दोस्त टॉपिक है वह है वन उपज। ठीक है। अब वन उपज जब हम लोग पढ़ेंगे तो वन उपज किसे कहते हैं, वन उपज के अंतर्गत क्या क्या चीज आती है, और इसके अलावा बात करें तो जैसे आप यहाँ पर देखेंगे धारा 2 है तो वन उपज के अंतर्गत ही बहुत सारी चीजें आती हैं जो वन में पाई जाती हैं या फिर वहां से लाई जाती हैं। ठीक है। तो यह सब चीजें हैं, इन सब के बारे में हम एक एक चीज जानेंगे, और इसके अलावा कुछ जो है कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है उसको भी हम लोग दोस्त करने वाले हैं। तो वीडियो को में बने रहिए पूरे के पूरे, और चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। देखिए, इससे पहले भी हमने एक क्लास किया था, लेकिन आज वन उपज वाला क्लास है और ऊपर अधिनियम लिखा है तो ये मत समझिएगा कि अधिनियम पूरा चलने वाला है। वन उपज जब आप पढ़ेंगे, भारतीय वन अधिनियम 1927 के धारा 2 के अंतर्गत इन सब चीजों को बताया गया है। बहुत सारी परिभाषाओं के बारे में इस अधिनियम की धारा में बताया गया है। तो सबसे पहले थोड़ा सा भारतीय वन अधिनियम के बारे में बात करें तो भारतीय वन अधिनियम में टोटल 13 अध्याय और 85 धाराएं हैं। पिछले वीडियो में भी हमने बताया था। देखिए, अध्याय 1 की बात करें और जिससे बहुत सारे अध्याय हैं, और यह भारतीय वन अधिनियम है तो जो अलग अलग राज्य हैं अपने हिसाब से इसमें संशोधन भी किए हुए हैं। जो भारतीय वन अधिनियम है पूरे भारत में लागू होता है, और उत्तर प्रदेश की बात करें तो वर्ष 2002 में संशोधित भी हुआ है। और इसका जो धारा 1 है वह कहता है इसके नाम के बारे में, संक्षिप्त नाम और विस्तार। कहा गया है कि यह जो अधिनियम है इसका नाम भारतीय वन अधिनियम 1927 होगा और पूरे भारत में यह लागू होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए, तो यह तो हो गया थोड़ी सी जानकारी, बाकी मेन चीज आता है यहाँ पर। देखिए, जैसे हमारा टॉपिक क्या है, वन उपज। ठीक है। तो जब भारतीय वन अधिनियम का आप धारा 2 पढ़ेंगे तो वहां पर धारा 2 में बहुत सारी परिभाषाएं हैं, जैसे कि इस वन अधिनियम में जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ से विरुद्ध न हो, इसके अंतर्गत में पहला पॉइंट कह रहा है पशु के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे। अभी वन उपज भी पढ़ेंगे, उसके अंतर्गत क्या क्या है। देखिए, धारा जो 2 है इसमें परिभाषाएं ही दी गई है। ठीक है, कि वन अधिकारी कौन होगा और वन उपज में क्या क्या आएंगे, पशु में क्या क्या आएंगे। तो देखिए, पशुओं के अंतर्गत हाथी आती है, घोड़, ऊंट, भैंस, घोड़े, घोड़ियां, खस्सी, और यहाँ पर टट्टू, बछड़े, बछेड़ियां, और खच्चर, गधे, सुअर, मेढ़े, मेढ़ियां, भेड़े, मेमने, बकरियां। बकरियों के मेमने यहाँ पर शामिल किया गया है, लेकिन बाद में इसके संशोधन करके इसमें बकरियों को भी डाला गया, क्योंकि बिना बकरी के मेमने आएंगे कैसे। ठीक है। तो जब संशोधन किया गया तो बकरियों के मेमने तो है ही, इसमें बकरियों को भी डाल दिया गया। तो इतने धारा 2 के अंतर्गत पहले पॉइंट में जो है कि पशु आते हैं। बाकी बात करें यहाँ पर गाय। ठीक है, गाय हो गया, भैंस हो गया, यह सब पालतू पशु के अंतर्गत आते हैं। इसको यहाँ पर जो है कि पशु की श्रेणी में नहीं आते हैं भारतीय वन अधिनियम की, जब यह धारा पढ़ेंगे तो। देखिए, सभी को हमने लगा दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, देखिए, वन अधिकारी। वन अधिकारी के अंतर्गत कौन आएगा, तो यह जब अधिनियम आप पढ़ेंगे तो इसकी धारा काफी पढ़ने में आपको, इसका क्या कहते हैं, भाषा थोड़ा सा कठिन है। अंग्रेजों के समय इंग्लिश में बनाया गया था, बाकी हिंदी अनुवाद किया गया तो शुद्ध लिख दिया है। तो इसमें मेनली बताया गया है कि वन अधिकारी किसे कहा जाएगा। तो वन अधिकारी कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो यह अधिनियम बनाया गया है उसको लागू करवाने के लिए, ठीक है, अधिनियम के किसी या फिर सब प्रयोजन के लिए, पूरा करने के लिए, अथवा इस अधिनियम या इसके अधीन कोई भी जो बनाया जाता है नियम उसको लागू कराने के लिए जो व्यक्ति नियुक्त किया जाता है उसे ही वन अधिकारी कहते हैं। तो बस इतना जानिए वन अधिकारी की परिभाषा किसमें है। धारा 2 के दूसरे पॉइंट में वन अधिकारियों के बारे में बताया गया है कि वन अधिकारी कौन कौन से होंगे। ठीक है, और छोड़िए इसको।
नेक्स्ट बोल, देखिए नेक्स्ट आता है मेन आपका जो पॉइंट होता है वन उपज वाला, वह है आपका यहाँ से वन उपज। तो सबसे पहले दोस्त आप यही जानेंगे, क्वेश्चन आप में पूछ सकता है कि बताइए वन उपज जो है भारतीय वन अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत आती है। तो देखिए धारा आपकी क्या रहेगी, धारा 2 के अंतर्गत आती है। और धारा 2 में भी यदि अंदर घुस जाए तो धारा 2 के पॉइंट नंबर 4 में आती है, ठीक है, धारा 4 नहीं है, धारा 2 के पॉइंट नंबर 4 में आता है वन उपज। अब देखिए वन उपज तो हो गया, तो वन उपज के अंतर्गत आएगा क्या, बता दें। देखिए वन उपज के अंतर्गत निम्नलिखित वस्तुएं आती है, जैसे इमारती लकड़ी हो गया, ठीक है, लकड़ी का कोयला। अब ससुरा लकड़ी का कोयला क्या होता है, तो देखिए जिनको पता है तो सही बात है, नहीं पता है तो देखिए जैसे कुछ लकड़ियां होती है, जैसे इमली हो गया या फिर और कुछ प्रकार की लकड़ियां होती हैं, उससे हम लोग लकड़ी का कोयला बनाते हैं। कुछ इस प्रकार से घर एक बना देते हैं, ठीक है, छोटा सा, और इसमें जगह जगह होल छोड़ देते हैं। बाकी लकड़ियों का टुकड़ा लट्ठा थोड़ा थोड़ा काट करके इसी तरह इसमें क्या करते हैं, सरिया देते हैं, इसमें लगा देते हैं। और इसमें लगाने के बाद कहीं से इसमें आग लगा देते हैं और धीरे धीरे इसमें सुलगता रहता है, ठीक है। जब सुलगता रहता है तो लगभग 5 से 6 दिन तक होता रहता है, फिर यह प्रोसेस होने के बाद लकड़ी का कोयला बन जाता है, ठीक है। जब गाँव में भी लकड़ियां जलाते हैं तो जलने के बाद जो उसका बचता है कोयला ही रहता है, तो इसको ऐसा लगाते हैं कि पूरा जले ना, ठीक है, तो यही होता है लकड़ी कोयला, इसी प्रकार से बनाते हैं। कुचुक हो गया, खैर हो गया, खैर जानते हैं आप, पढ़ेंगे जब आप जाएंगे ट्रेनिंग के दौरान तो यह सब चीजें आपको डिटेल से दिखाई जाएंगी, बताई जाएंगी। खैर भी एक प्रकार की लकड़ी है जिससे कत्था बनाया जाता है, ठीक है। बबुल का पेड़ देखे होंगे तो कुछ उसी प्रकार से, मतलब कांटे भी होते हैं, उसी प्रकार से पत्तियां भी होती हैं। तो खैर का जो पेड़ होता है उसको काट करके, ठीक है, मतलब उसकी जो डालियां होती है, तने होते हैं, ये सब काट करके उसको उसका प्रोसेस किया जाता है, उबाला जाता है। तो जिस प्रकार से गुड़ बनता है कुछ उसी प्रकार से प्रोसेस होता है, लेकिन लकड़ियों के बीच से जो गाढ़ा द्रव निकलता है ना इस प्रोसेस में, उसको उबाल उबाल के बनाया जाता है, तो यहीं से हमको कत्था प्राप्त होता है खैर की लकड़ी से, ठीक है, अकेसिया कैटेचू नाम है वगैरह। लकड़ी का तेल हो गया, रॉल हो गया, प्राकृतिक वार्निश हो गया, इसके अलावा छाल, पेड़ का कोई छाल यदि छील कर ले जाए, ठीक है, काट लिया छाल, तो भी वन उपज है। लाख हो गया, लाख हो गया, लाख, ठीक है, लाख हो गया। महुआ के फूल, जैसे महुआ के फूल और महुआ के बीज, तो जो महुआ चूता है जिसको बीन करके बेचा जाता है वो महुआ का फूल है। महुआ का बीज जो कोयना होता है जिसको भी सुखवा करके तेल निकाला जाता है, तो यह सब भी वन उपज के ही अंतर्गत आते हैं। बाकी कुथ और हरड़ आप जानते ही हैं, हरड़ हो गया, यह सब भले ही वन में पाई गई हो या लाई गई हो, ठीक है, पाई गई हो या वन से लाई गई हो या नहीं लाई गई हो, यह सब वन उपज के अंतर्गत ही आता है। सबका फिगर देख सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो वन उपज के अंतर्गत है। और एक और है, पिछले वीडियो में हम बताए थे कुछ कोई अधिनियम था वर्ष 2002 का, उसमें भी इन सब चीजों के बारे में, वन उपज के बारे में डिटेल से बताया गया, अभी आगे भी हम लोग देखेंगे। देखिए धारा 2 का चौथा पॉइंट था और चौथा में यह ख है, धारा 2 ही में सब चल रहा है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित वस्तुएं उस सूरत में आती हैं जिसमें कि वे वन में पाई जाती हैं, अर्थात जैसे, वह सब तो हो ही गया। अब यह सभी वस्तुएं जो वन में पाई जाती है, जैसे कि क्या क्या हो गया, वृक्ष के पत्ते, ठीक है, यह भी वन उपज है, फूल हो गया और फल हो गया, और वृक्षों के इसमें या इसके पूर्व जो अवर्णित या सब अन्य भाग या उपज है। इसके अलावा और क्या क्या आएंगे वन उपज में, जैसे घास हो गया जंगली, आप जंगल की कटाई सफाई भी नहीं कर सकते, उसमें धारा 26 लगता है, ठीक है। और यहाँ पर बेले हो गया, नरकुल जिससे रस्सी बनाई जाती है, काई, काई वही जो पानी में लगती है वो वाली काई, वह भी वन उपज है। इसके सहित वे सभी पौधे जो वृक्ष नहीं है, और ऐसे पौधों के सब भाग और उपज क्या आते हैं, सब के सब वन उपज में आ जाते हैं। यह नरकुल आप देखेंगे। नेक्स्ट है, देखिए अब यह सब तो हो गया वन उपज पेड़ पौधों से संबंधित, और क्या क्या वन उपज में जो तीसरा पॉइंट है,
इसमें देखिए क्या क्या कह रहा है। जैसे वन्य पशु और खालें, यदि आप किसी वन्य पशु को लेकर आएंगे या उसको मार करके खाल ले आएंगे या मरने के बाद निकाल कर खाल लाएंगे तो अभी वन उपज ही है, वन की संपदा ही है। ठीक है, तो यह हो गया। इसके अलावा हाथी के दांत यदि आप लाते हैं, व्यापार करते हैं, निकालते हैं जंगल से, हाथी दांत हो गया, सींग हो गया, जानवरों की हड्डियां हो गई, रेशम हो गया, रेशम के कोए कोए, शहद हो गया, शहद और मोम हो गया। इसके अलावा तथा पशुओं के सब अन्य भाग या उत्पाद, यानी कि पशु का यदि आप दांत लाएंगे, खाल लाएंगे, ठीक है, ये सब वन उपज के ही अंतर्गत आता है। चौथा पॉइंट इसमें है पीठ। पीठ क्या होता है? एक प्रकार का कोयला ही होता है, जो कि कोयले का सबसे निम्नतम क्वालिटी होता है। ठीक है, और पीठ सतही मिट्टी, यानी कि जंगल है, सतह की मिट्टी निकालेंगे वह भी वन उपज के अंतर्गत आएगा। कोई चट्टान है उसको निकालते हैं या खोदते खनते हैं। इसके अलावा चूना पत्थर हो गया, चूना पत्थर यानी कि CO3, यही ना होता है, कैल्शियम कार्बाइड, हाँ। लेटराइट हो गया, और खनिज तेल हो गया, खानों और खदानों की सब पैदावार सहित खनिज, यह सब क्या आएंगे? वन उपज के ही अंतर्गत आएंगे। सब चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं। थोड़ा सा जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसमें और बताया गया है। जैसे अब तक तो हम लोग भाग 2 का, ठीक है, क्या पढ़ रहे थे? भाग 2 का धारा 4 पढ़ रहे थे। धारा 2 का चौथा पॉइंट पढ़ रहे थे। अब चौथा में 1-2 पॉइंट था, अब चौथा का क वाला पॉइंट देखेंगे। ठीक है, यह सब धारा 2 ही में चल रहा है। अब कह रहा है स्वामी के अंतर्गत ऐसी संपत्ति या प्रतिपाल्य अधिकरण में आता है जो कि अधिक्षण या भाषा, यानी कि कोई उस एरिया का जो है कि जिम्मेदारी लिया हुआ है, उसके क्षेत्र में यदि यह सब चीज आएगा तो वह भी इसमें ही आएगा। जैसे कि 5वां पॉइंट है, नदी के अंतर्गत कोई सरिता, सरिता मतलब वही जल स्रोत ही होता है, नदी होता है। नदी है या फिर कोई नहर आपके एरिया से जा रही है, सकरी खाड़ी है, या अन्य प्राकृतिक या कृत्रिम जल सरणी, यानी कि जल का कोई स्रोत है, बांध वगैरह सब बना हुआ है, तो सब उसके अंतर्गत आएगा। 6वां पॉइंट कह रहा है इमारती लकड़ी के अंतर्गत वृक्ष आते हैं जबकि वे गिर गए हों या गिराए गए हों, और सब प्रकार की लकड़ी, चाहे वह किसी भी प्रयोजन के लिए काटी गड़ी या खोखली की गई हो या नहीं। तो लकड़ी यदि आपने काटा, पेड़ गिरा है या गिराया है, सब वन उपज में ही आएंगे। अब देखिए 7वां पॉइंट थोड़ा सा बढ़िया है। कह रहा है कि वृक्ष के अंतर्गत ताड़ हो गए, ठूठ हो गए, यानी कि कोई वृक्ष का जो ठूठ है वो भी हो गया, ताड़ तरकुल हो गया, झाड़ झंखाड़, और जो बेत होती हैं, ठीक है, तो एक तो बांस होता है नॉर्मली मोटा वाला, एक होता है बेत वाला बांस, ठीक है, उससे लाठियां वगैरह बनाई जाती है। यह सब वन उपज के ही अंतर्गत है। अब यहाँ पर एक पॉइंट स्टार मारा हुआ है, इसको देखिएगा। जीके वाले क्वेश्चन में आपने इसको पढ़ा होगा कि बांस क्या है? वृक्ष नहीं है, बांस एक घास है। बांस पहले वृक्ष हुआ करता था, लेकिन भारतीय वन जो है संशोधन अधिनियम 2017 में, जो अधिनियम था 2017 में संशोधन किया गया, और बांस को वृक्ष की श्रेणी से हटा करके घास की श्रेणी में डाल दिया गया। तब से बांस बेचारा क्या हो गया? घास हो गया। पूछ सकता है कि बांस को कब किया गया? तो 2017 में किया गया। इसको भी आप सभी को अच्छे तरीके से याद कर लेना है, ठीक है। यह तो हो गया। अब बाकी जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए, चलिए बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं। ठीक है, जो बता रहे थे कि एक और अधिनियम है, तो वन अधिकार अधिनियम 2006 है। इसके तहत भी बहुत सारी चीजों को वन उपज के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, तो दोनों को आपको देख लेना है। बाकी भारतीय वन अधिनियम में किस धारा में है तो आप याद रखेंगे, धारा 2 के चौथे वाले पॉइंट में है। ठीक है, अब देखिए अन्य वन उपज के अंतर्गत हम लोग जब देखेंगे तो इसमें कौन कौन सी चीज आते हैं। जैसे गोंद हो गया, ठीक है, गोंद, इसका प्रयोग चिपकाने, प्रिंटिंग प्रेस, टेक्सटाइल, यह सब याद रखिएगा। गोंद भी है, क्या है? वन उपज है। और इसके अलावा देखेंगे तेंदू। तेंदू क्या होता है? तेंदू एक वृक्ष है, ठीक है। इसका क्या यूज किया जाता है?
तो इसका मेनली यूज होता है इसके पत्ता, ठीक है। इसका जो पत्ता होता है पत्ता से बीड़ी बनाया जाता है, ठीक है। पत्ता ले करके उसको गोला बना करके उसको धागा उगा बांध देते हैं, फिर उसमें पान जो मसाला वसाला भरा जाता है वो सब भर लेते हैं। भरने के बाद क्या बनता है, बीड़ी बनता है। तो तेंदुपत्ता बीड़ी बनता है। यह ज्यादातर जो भी हमारे पूर्व वाले राज्य हैं, जैसे उड़ीसा, पूर्वोत्तर नहीं, पूर्व वाले जैसे उड़ीसा हो गया, ठीक है, और एमपी का उधर वाला हिस्सा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गए, तथा दक्षिण पूर्वी राजस्थान में ये मिलता है। इसकी पत्तियां बीड़ी लपेटने के ही काम में आती हैं। तीसरा हो गया बेंत। बेंत यानी कि जो बांस वाला प्रजाति है, तो कर्नाटक हो गया, केरल, असम और ज्वारीय वन, यानी कि ऐसा वन जो समुद्र से लगा हुआ है उसको ज्वारीय वन कहते हैं। तथा दलदलों में उगता है। इसका उपयोग तार, रस्सियां, चटाई, थैला, टोकरी आदि बनाने में यह सब किया जाता है। देखिए यहाँ पर जो पत्ता है यह किसका है, तेंदू का पत्ता है। इसी को लपेट लपेट करके बीड़ी बनाई जाती है। आपका हो गया बेत का पेड़। नेक्स्ट आ जाता है हमारा टैनिन व रंग। यह क्या है, तो यह जो है कि ठीक है, देखिए जब चमड़ा उमड़ा बनता है तो उसके खालों में इसका प्रयोग किया जाता है, टैनिन व रंग। चमड़े की खाल बनाने में टैनिन का प्रयोग किया जाता है। जैसे यह पदार्थ मैंग्रोव मैंग्रोव वही जो समुद्र के किनारे लगे हुए हों, दलदली में उगते हैं, जैसे पश्चिम बंगाल हो गया, गुजरात हो गया, इन सब में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। वाइटल, अर्जुन, चेस्टनट, कैसू, एरिना आदि वृक्षों की छाल से क्या होता है, टैनिन व रंग को रंग की प्राप्ति की जाती है। रंगने के पदार्थ पौधों तथा वृक्षों से प्राप्त होते हैं, जैसे लागवुड हो गया, कच्छ हो गया, मेहंदी हो गया, ठीक है। रंग की बात करें तो ऐसे वृक्ष जो रंग देते हैं, जैसे मेहंदी हो गया, ठीक है, चंदन हो गया, सहतूत हो गया, सागौन हो गया, यह सब क्या होते हैं, प्राप्त किए जाते हैं। बाकी पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि जो वैज्ञानिक नाम है इसको भी आप सभी को याद कर लेना है, यह भी पूछ सकता है, क्योंकि पहली बार सिलेबस बदला है, क्या क्या पूछेगा पता नहीं, ठीक है। टेक्टोना ग्रैंडिस इसका वैज्ञानिक नाम होता है, इसको भी आप सभी को याद रख लेना है, सागौन का। नेक्स्ट यहाँ पर आता है रेजिन। रेजिन होता है, यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो रेजिन होता है यह किस वृक्ष से एकत्रित किया जाता है। तो जो चीड़ का वृक्ष होता है इससे एकत्रित किया जाता है। इसका उपयोग जो है लिनोलियम, सीलिंग वैक्स, आयल क्लॉथ, स्याही, स्नेहक पदार्थ और पेंट वगैरह बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया लाख। यह केसिया लक्का नामक कीड़े की राल है जो कि पलाश, ठीक है। तो यह क्वेश्चन आगे पूछेगा कि जो लाख के कीड़े हैं, मतलब लाख जो बनता है वह किस पर पाला जाता है, तो जो पलाश है, ठीक है, पलाश, इसका भी वैज्ञानिक नाम आप लिख सकते हैं, आगे भी हम आपको करा देंगे, ठीक है। ब्यूटियम अनुस्पर्मा, ठीक है, यह सब हो गया। और इस पर पाला जाता है। पीपल भी हो गया, ठीक है, फाइकस प्रजाति का पौधा है, जैसे पीपल हो गया, बरगद हो गया, बरगद के अलावा पाकड़ हो गया, यह सब फाइकस प्रजाति में आते हैं, ठीक है। तो नाम के आगे इसके फाइकस लगता है। जैसे पीपल का हो गया फाइकस रिलीजियोसा, बरगद का हो गया फाइकस बेंगालेसिस, ठीक है, और इसका पाकड़ का हो गया फाइकस बेरिंस। यह सब इसका वैज्ञानिक नाम है, पूछ भी सकता है। और यह ज्यादातर झारखंड हो गया, व्यापक रूप से वहां पर मिलता है। और जो लाख होता है इससे चूड़ियां भी बनाई जाती हैं, ठीक है, गरमा करके सांचे के आकार में ढाल दिया जाता है, चूड़ियां उड़ियां इससे बनती हैं। कत्था हो गया, तो इसके बारे में हमने आपको बताया ही था, कुछ इसी प्रकार का इसका पेड़ होता है, बहुत ज्यादा हैवी मोटा पेड़ नहीं होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको काट करके कत्था उत्था निकाला जाता है। या कत्था नामक, खैर नामक पौधे से बनाया जाता, प्राप्त होता है। इसकी प्राप्ति मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, बिहार, हिमाचल प्रदेश सहित अन्य राज्यों में भी इसकी खेती की जाती है, ठीक है। कत्था, खैर, अकेसिया कटेचु। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कृषि वानिकी। जैसे जब आप लोग पढ़ेंगे तो क्वेश्चन यहाँ से भी बनेगा कि कृषि वानिकी के लिए कुछ प्रमुख उपयोगी वृक्षों की प्रजातियां, जैसे कृषि वानिकी। तो
कृषि वानिकी यानी कि आप खेती भी कर रहे हैं और मेड़ पर या फिर किनारे किनारे पौधे भी लगा दे रहे हैं, तो कृषि वानिकी है सब। तो ईंधन के लिए भी प्रयोग किया जाता है, चारा के लिए भी प्रयोग किया जाता है। जैसे में करंज हो गया, जट्रोफा हो गया, बबूल हो गया और सीरस हो गया, अगस्त, अमलतास, कचनार, यह सब पौधे हैं। बाकी इमारती लकड़ी के लिए बात करें जो कि कृषि वानिकी में आप लगा सकते हैं, तो शीशम हो गया, सागवान हो गया, सखुआ हो गया, गम्हार हो गया, ठीक है, महोगनी, कटहल, आम, बांस, यह सब जो है उसके लिए लगाए जा सकते हैं कृषि वानिकी में, इमारती लकड़ी के लिए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। जैसे जलमग्न भूमि, ऐसा क्षेत्र जहां पर पानी लगता हो या फिर एकदम दलदली पानी वाला इलाका हो, तो वहां पर दो तीन वृक्षों को आप याद रखेंगे। एक तो हो गया अर्जुन, ठीक है, और एक हो गया जामुन। यह लगाए ही जाते हैं। जामुन का आप लिखेंगे वैज्ञानिक नाम तो सीजीजियम क्यूमिनी हो जाएगा, ठीक है। और सफेदा का तो आप जानते ही हैं, यूकेलिप्टस कहा जाता है। और अर्जुन का क्या होता है, अर्जुन अर्जुन, हाँ, इसका लिखेंगे, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं टर्मेनेलिया, टर्मिनेलिया, अर्जुन के पीछे आ लगा दीजिए, टर्मिनेलिया अर्जुना इसका वैज्ञानिक नाम होता है। यह सब जलमग्न वाले इलाके में लगाए जाते हैं। और रेगिस्तानी और रेतीली भूमि के लिए तो आप बबूल लगा सकते हैं, खैर लगा सकते हैं, नीम लगता है। और बंजर भूमि के लिए महुआ हो गया। जब आप कभी पहाड़ या फिर वैसे क्षेत्र पर जाएंगे तो वहां पर भी पठारी एरिया में भी महुआ लगता है, पत्थरों के बीच में चीर चार करके निकल जाता है। जंगल जलेबी हो गया। और फलदार वृक्ष में तो आम, अमरूद और लीची, आंवला, बेर, ये सब फलदार में आते हैं, आपको पता ही होगा। औषधीय पौधे में तो औषधीय पौधे में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे नीम हो गया, तुलसी हो गया, तुलसी के अलावा अमलतास हो गया, आंवला हो गया, अशोक हो गया, करंज हो गया, हरड़ बहेड़ा, ठीक है। जैसे आंवला, हरड़, बहेड़ा तीन होता है ना, जिससे त्रिफला चूर्ण बनता है, तो आंवला, हरड़, बहेड़ा यह सभी औषधीय पौधे ही हैं। और इन सब के अतिरिक्त माचिस, सलाई निर्माण उद्योग, पत्तल उद्योग, सखुआ, यह सब क्या है, होता ही रहता है इस प्रकार के वृक्षों का उपयोग। अब देखिए कुछ यहाँ पर योजनाएं भी चलाई गई थी वन उपज को बढ़ाने के लिए। अब जब हमारा टॉपिक ही है वन उपज, तो इन जो छोटी मोटी कुछ योजनाएं हैं, इसको भी आपको बस योजनाएं का नाम याद रखिएगा, बहुत ज्यादा नहीं है। जैसे वन धन विकास योजना, अब कब शुरू किया गया था इसको याद रखिएगा, बहुत अंदर घुस के पूछेगा तो पूछ सकता है कि 14 अप्रैल 2018 में वन धन विकास योजना चालू किया गया था। और किसके द्वारा चालू किया गया था, जनजातीय मामलों के मंत्रालय यानी कि ट्राइफेड, जनजातीय मामलों के मंत्रालय और ट्राइफेड के द्वारा मिल करके, ट्राइफेड यानी कि ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो किसके द्वारा चालू किया गया था, जनजातीय मामलों के मंत्रालय और ट्राइफेड के द्वारा मिलकर के शुरू किया था। अभी आगे क्वेश्चन भी आएगा इससे संबंधित, ठीक है। तो नाम से ही पता है, जब ट्राइफेड लग गया और जनजातीय मामलों के मंत्रालय लग गया, तो इसका मतलब है कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पे जनजातीय निवास करती हों उनके लिए मूलतः योजना है, क्योंकि वन उपज जो होते हैं उनसे अपना रोजी रोटी, जीविका ये सब चला सके, विभिन्न वस्तुओं को उचित मूल्य पर बेच करके, ठीक है, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो। इसके बाद एक योजना आया वर्ष 2018-19 के ही दौरान, इसका नाम है राष्ट्रीय नाम क्या है, राष्ट्रीय बांस मिशन। कब आया, 2018-19 में। और किसके द्वारा शुरू किया गया, मोदी जी के द्वारा, यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय बांस मिशन की शुरुआत की गई है। और इस मिशन के साथ कृषि आय के पूरक के लिए गैर वन, सरकारी और निजी भूमि में बांस के वृक्षारोपण के तहत देश में वृद्धि करना और जलवायु परिवर्तन के लिए लचीलेपन का योगदान देना। जब आप पूर्वोत्तर भारत में असम साइड में जाएंगे तो वहाँ बांस की खेती बहुत जबरदस्त होती है। जैसे यहाँ पर हम लोग खेती करते हैं तो लोग बांस की खेती करते हैं, और वहाँ के जो बांस होते हैं एकदम सीधे सीधे, कुछ लंबे लंबे भी होते हैं, सीढ़ी उड़ी बनाई जाती होगी, आप देखे होंगे कानपुर साइड में। नेक्स्ट आता है हमारा स्कूल नर्सरी योजना, ठीक है। स्कूल नर्सरी योजना कब शुरू किया गया, तो इसको पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2015 में
बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए यह योजना स्कूल नर्सरी योजना को शुरू किया गया था। ग्रीन इंडिया मिशन यानी कि GIM, इसको फरवरी 2014 में शुरू किया गया था, ग्रीन इंडिया मिशन। और इसमें जलवायु परिवर्तन पर प्रतिक्रिया करने के लिए अनुकूलन और शमन, ठीक है। तो बस यही याद रखिएगा, ग्रीन इंडिया मिशन कब शुरू किया गया था? 2015 में, ठीक है। नाम से ही पता है ग्रीन इंडिया यानी कि जो भारत में घटते वन उस समय थे, हालांकि अब तो कागज में देखा जाए तो पॉइंट बाय पॉइंट बढ़ता ही रहता है वन। वर्तमान में कितना वन है जरूर बताइएगा, एक बार आपको कमेंट करना है। और जितना भी जो अभी लेटेस्ट में आया है, क्या यह जो वन वाली रिपोर्ट आई है, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के नाम से आई है, ठीक है, उसको पूरा का पूरा रट डालिए, इसमें आपको बहुत फायदा मिलेगा। वीडियो भी हमने बनाया है, लेकिन उसके अलावा अन्य मैटर भी मिले तो वहां से देखते रहिए। अगला क्वेश्चन, अगला आता है यहाँ पर पांचवा, ऑपरेशन ग्रीन। ऑपरेशन ग्रीन की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार, तो यह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। और शुरू कब किया गया था? तो वर्ष 2001 में ही शुरू किया गया था। और इस ऑपरेशन को उत्तर प्रदेश में वन आवरण बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। ऑपरेशन को पुनः 2007-8 में फिर से शुरू किया गया, ठीक है। और नगर वन योजना, यह केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, प्रकाश उस समय की बात कर रहा है, प्रकाश जावड़ेकर जी थे वर्ष 2020 के दौरान, ठीक है। तो उन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था 5 जून, यानी कि जो 5 जून कौन सा दिवस? पर्यावरण दिवस, ठीक है। अब पर्यावरण दिवस से याद आया, जितने भी इम्पोर्टेंट डे हैं जो कि पर्यावरण से संबंधित है, सभी आपके जुबान पर होने चाहिए। इस योजना के तहत वनीकरण को बढ़ावा देना और गैर वन उपयोगों के लिए सौंपी गई वन भूमि की गतिविधियों को पुनः यहाँ पर जन्म देना था, पुनर्जन्म करना। नेक्स्ट आ जाता है, देखिए अब यहाँ तक तो हमारा हो गया। अब हम कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं या आप में भी आ सकते हैं, ठीक है। आवाज है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो 8-10 बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन है कि नगर, कह रहा है कि वन अधिनियम, वन अधिकार अधिनियम 2006। तो सबसे पहले आपको यही रट लेना है, पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि पूछ सकता है कि वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष आया, मतलब किस वर्ष का है। तो अधिनियम तो 2006 का है, वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत किन वनस्पतियों को वन उपज के अंतर्गत शामिल किया गया, ठीक है। तो कह रहा है बांस या फिर टसर, शहद, मोम, तेंदू पत्ते और औषधि पत्ते। तो देखने से ही पता चल रहा है कि सभी को किया गया, तो ये लगा देंगे उपयुक्त, तो सभी पे सही जवाब हो जाएगा। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत मामूली वन उपज में बांस, ब्रश की लकड़ी, स्टंप, बेट, टसर, कोकून, शहद, लाखों की सबको औषधीय पौधे सहित इन सबको शामिल कर लिया गया वन अधिकार अधिनियम 2006, याद होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों यहाँ पर, बीड़ी उत्पादन उद्योग में किन वृक्षों के पत्तों का उपयोग किया जाता है। तो अभी अभी हमने बताया था बीड़ी उत्पादन के लिए क्या होगा? तेंदू का पत्ता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तेंदू का पत्ता, ठीक है। तेंदू का पत्ता का उपयोग किया जाता है, बाकी सागवान का पत्ता नहीं किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि किस वृक्ष के तने से कत्थे का निर्माण किया जाता है। तो कत्था कैसे बनता है हम बताए ही थे अभी अभी। कत्था वही तने को काट पीट कर करके उसको उबाल, उसके अंदर गाढ़ा द्रव पदार्थ निकलता है, ठीक है। तो वही होता है कत्था, प्रोसेस करके निकाला जाता है। तो खैर के पेड़ से, कैसे कटेचू के वृक्ष से यहाँ पर निकाला जाता है खैर या फिर कत्था। नेक्स्ट आ जाता है कि किस लकड़ी का इस्तेमाल क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए जिस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है उसका नाम है बांस। गलत जवाब, बांस बचपन में बनता था, ठीक है, लेकिन जो क्रिकेट का बल्ला बनता है वह विलो की लकड़ी से बनता है। सागौन नहीं होगा, शीशम नहीं होगा। सागौन टेक्टोना ग्रैंडिस, और शीशम का क्या होता है? शीशम का डलवर्जिया शिशु होता है, ठीक है। और काला शीशम का डलवर्जिया लैटिफोलिया, कंफर्म करेंगे। बाकी यहाँ पर शीशम का लिख सकते हैं, डलवर्जिया शिशु शीशम का। बांस का
स्ट्रिक्टस करके होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कागज उद्योग में कागज बनाने के लिए किन वृक्षों की लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है? चीड़ का, सिल्वर फर का, या फिर स्प्रू, वैसोवेलिया, सिरेटा का, या बांस घास प्रजाति का, उपयुक्त सभी का। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? बांस का भी बनता है कागज, जो कि रफ वाला बनता है, और सिरेटा, बांस, चीड़, सिल्वर फर। ठीक है, तो इसका जवाब तो उपयुक्त सभी लग रहा है, बाकी सफेदा उफेदा हो गया, इन सब का भी बनता ही है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है सवाल हमारा, कह रहा है कि भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो पुष्पा फिल्म आपने देखा होगा तो पता होगा। ठीक है, चंदन की लकड़ी के लिए तो यह मूलतः दक्षिण भारत में ही प्रसिद्ध राज्य है। महाराष्ट्र नहीं होगा, मिजोरम नहीं होगा, बच गया कर्नाटक, तमिलनाडु। ठीक है, तो क्या है? कर्नाटक सही जवाब होगा, चंदन के लिए प्रसिद्ध राज्य है। नेक्स्ट आ जाता है, नीम का वानस्पतिक नाम बताइए। तो नीम का भी बता देते हैं। नीम का क्या होता है? एजा डिरेक्टा है, या फिर यहाँ पर डी भी लगता है। ठीक है, एजा डिरेक्टा इंडिका। ठीक है, एजा डिरेक्टा इंडिका नीम का वैज्ञानिक नाम होता है। और फिकस बेंगालेसिस या फिर फाइकस भी लिखा जाता है, फाइकस या फिर फिकस। यह किसका होता है? यह बरगद का होता है। और फाइकस लग के, अगर फाइकस पीपल का क्या होता है? फाइकस रिलीजियोसा, यह लग गया तो यह किसका हो जाएगा? पीपल का होगा। ठीक है, और आगे फाइकस लगा करके जब आप लगा देंगे बेरिंस, तो यह किसका हो जाएगा? फाइकस बेरिंस किसका हो जाएगा? पाकड़ का हो जाएगा। यह तीनों फाइकस प्रजाति के वृक्ष हैं। बाकी ये सब किसका है नहीं पता। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है कि बांस को किस स्वरूप में वर्गीकृत किया गया है? तो अभी अभी जब हमने बताया बांस क्या है, बांस 2017 के बाद घास हो गया। ठीक है, तो बांस को किस श्रेणी में रखा जाता है? घास की श्रेणी में रखा जाता है। पहले बेचारा पेड़ हुआ करता था अच्छा खासा, इसका डिमोशन हो गया। नेक्स्ट आ जाता है कि साल की लकड़ी का प्रयोग किन क्षेत्रों में किया जाता है? तो साल की जो लकड़ी होती है यह काफी मजबूत होती है, इमारती लकड़ी होती है, तो भवन बनाने के कार्य में भी यूज कर सकते हैं। रेलवे का स्लीपर, फर्नीचर भी बनता है, तो ये दोनों तो बनता ही है, तो स्लीपर बनवा दो, बाकी उपयुक्त सभी लगा देंगे। कुछ इस प्रकार से प्रश्न आते हैं, ऑप्शन से ही सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कि दिया सलाई उद्योग में माचिस की तीली बनाने के लिए, दिया सलाई उद्योग में माचिस की तीली बनाने के लिए कौन सी लकड़ी, किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो चीड़ से तो नहीं बनेगा। स्प्रू, देवदार, तो देवदार वृक्ष बहुत लंबा चलता है, तो क्या हो जाएगा? पॉपुलर। ठीक है, पॉपुलर की लकड़ी से क्या बनाया जाता है? दिया सलाई उद्योग में माचिस की तीलियां बनाई जाती है। नेक्स्ट आ जाता है, गोंद एक प्राकृतिक खाद्य पदार्थ है। ठीक है, तो गोंद क्या है? खाद्य पदार्थ भी है। इसे किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो गोंद आप देखेंगे, यदि आप पेट उठ की दिक्कत है तो बहुत प्रकार का चूर्ण बनता है, तो उसमें इसका गोंद जो होता है बबूल का, वह भी मिला करके प्रयोग किया जाता है। इसीलिए यहाँ पर कहा है कि गोंद एक प्राकृतिक खाद्य पदार्थ है, तो यह बबूल के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, कह रहा है कि लाख से उत्पादन की दृष्टि से किस वृक्ष की उपयोगिता महत्वपूर्ण है? तो लाख कुल मिला जुला करके पूछना चाह रहा है, लाख किस वृक्ष के पत्ते पर पाले जाते हैं? तो लाख यहाँ पर क्या हो जाएगा? पलाश। ठीक है, पलाश आपका सही हो जाएगा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर, महुआ वृक्ष का वैज्ञानिक नाम बताइए। देखिए, महुआ वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? महुआ, इसका आसान है, म से महुआ, म से मधुका, मधुका लोंगिफोलिया या फिर मधुका इंडिका भी लिखा मिलता है। ठीक है, तो कुछ भी याद कर सकते हैं। और आम का क्या होगा? मैंगीफेरा इंडिका। महुआ का मधुका इंडिका। अशोक का यदि पूछ दे तो कुछ में लगे हैं इंडिका, इसीलिए बता दे रहे। अशोक का पूछ दे तो सराका इंडिका। ठीक है, सराका इंडिका।
नीम का एजा डिरेक्टा इंडिका, और महुआ का मधुका इंडिका, ठीक है। और नीम का तो लिख एजा डिरेक्टा होता है, डिरेक्टा डिरेक्टा कुछ पढ़ लेंगे अंग्रेजी में। नेक्स्ट आ जाता है, कह रहा है कि किस वृक्ष मतलब किस वनोत्पाद के वृक्ष की पत्तियां जीवाणु प्रतिरोधक होती हैं। तो जीवाणु यानी कि नीम की पत्तियां होती है, कभी घाव लग जाता है, ठीक है, कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं तो नीम की पत्तियों को पीस कर लगाते हैं या फिर उबाल करके उसके पानी से धोते हैं, तो जीवाणु रोधिक होती है क्या, नीम की पत्तियां। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन कि वन उपज को किस वन अधिनियम के अंतर्गत व्याख्यात किया गया है। तो वन अधिनियम पूछा है ना, तो वन उपज, तो यही तो हम लोग शुरुआत से पढ़ रहे हैं, वन उपज। तो वन उपज क्या है, वन उपज तो हम लोगों ने पढ़ा ही है। वन उपज भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 2 के चौथे वाले पॉइंट 4 क में इन सब में दिया हुआ है। तो आप याद रखेंगे क्या है, धारा 2 खत्म होने वाला है, धारा 2 के अंतर्गत है, इसको निकाल देगा। ठीक है, तो धारा 2 के अंतर्गत है भारतीय वन अधिनियम 1927। ठीक है, अब धारा 2 के बाद जब आप धारा 3, जो कि जरूरी नहीं है, धारा 3 आप देखेंगे तो इसमें आरक्षित बनाने की शक्ति दी गई है। ठीक है, और धारा 3 हो गया। और धारा 4 में क्या है, अधिसूचना निकालने के लिए कहा गया है, अधिसूचना। और धारा जब 20 आप पढ़ेंगे तो इसमें आरक्षित वन के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसको थोड़ा थोड़ा बस जानते रहिए। धारा 20 हो गया। अब धारा यहाँ पर 28 हो गया, 29 हो गया, यह सब थोड़ा सा है। यहाँ पर आरक्षित वन है, 28 में ग्राम वन के बारे में बताया गया है, और धारा 29 में क्या है, संरक्षित वन के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इसको हमने पिछले वीडियो में भी बनाया था, तो आप इसको याद रखिएगा। और धारा 26 आपको पता है 5/26 लगता है जब मुकदमा लगता है। बस एक आध दो प्रश्न और है, लास्ट प्रश्न है। ठीक है, कह रहा है कि किस वन उपज के पौधों की पत्तियों का प्रयोग सर्दी खांसी जुकाम के लिए किया जाता है। तो एकदम आसान सा सवाल है, तुलसी। ठीक है, तुलसी की पत्तियां इसके लिए प्रयोग किया जाता है, सर्दी जुकाम खांसी हो गया, चाय में भी इसको लगा करके प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों बस इतना ही, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा हो। नया नया सिलेबस है तो नया नया यहाँ पर भी है, जितना भी टॉपिक दिया हुआ है एक एक टॉपिक को आप यूट्यूब से, गूगल से, कहीं से भी सर्च करके पढ़ते हुए, नोट्स बनाते हुए चलिएगा। ठीक है, मार्केट में पूरी बढ़िया भी किताबें कोई आई हुई नहीं है, तो जहां जहां से मिले पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ही जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।